morning to everyone. Welcome back to the channel. So in today's class we'll be starting with the topic of theory of demand. हम इस चैप्टर के अंदर whatever is related to demand हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि what is demand, the difference between quantity demanded and demand, उसके बाद law demand क्या होता है, उसके बाद demand schedule क्या होता है, then demand curve क्या होता है, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, रिलेटेड गुड एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, अनरिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, फिर मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड्स को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, डिमांड फंक्शन, एंड लास्टली विल कवर द टॉपिक ऑफ मूवमेंट एंड शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व. ओके, तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें कि डिमांड क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो मैं क्या किया, मैंने अपनी मम्मी के पास गई और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मा मुझे ना 40 रुपये वाली आइसक्रीम खानी है. एंड मेरी मम्मी ने बोला कि देखो बेटा, थोड़ा घर के अंदर चल रही है, पैसों की कमी, तो मेरे पास 10 रुपये हैं, तुम 10 रुपये वाली खा लो. मैंने मम्मी को बोला नहीं मम्मी मुझे 40 वाली खानी है. मैं रट लगा के बैठ गई. मैंने क्या की, मैंने ज़िद की अपनी मम्मी से कि मम्मी मुझे 40 वाली आइसक्रीम खानी है. बट मुझे आखिरी में कौन सी मिली, 10 रुपये वाली ना. तो सिंपल सी बात है, अगर हम इन दोनों केसेस में देखें कि डिमांड किसको कंसिडर करेंगे, तो हम कंसिडर करेंगे 10 रुपये वाले को डिमांड. क्यों? क्योंकि डिमांड एग्जिस्ट करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सबसे पहला होता है इच्छा, कि आपको किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा है. ठीक है, जैसे कि मुझे आइसक्रीम खरीदने की इच्छा है, 40 रुपये वाली आइसक्रीम खरीदने की इच्छा है. बट दूसरा पॉइंट क्या आता है कि मेरे पास उस इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे पास पैसे भी हो. क्या मेरे पास 40 रुपये थे? नहीं थे, मेरे पास 10 रुपये थे. तो मैंने 10 रुपये वाली आइसक्रीम खरीदी और अपनी इच्छा को सेटिस्फाई किया. ठीक है, तो फिर डिमांड को पूरा करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है. सबसे पहली इच्छा होना और दूसरी बात उसको पूरा करने के लिए पैसे होना. तो अब पढ़ते हैं कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है. Demand refers to the amount of goods and services that a consumer demand, सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, and is able to afford at different price levels, और वो अलग अलग प्राइसेस पे उस चीज़ को खरीदने की क्षमता रखता है. ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल से समझें, हम लोग खरीदने गए समोसा. ठीक है, और समोसा जब 2 रुपये का था तो मुझे 10 यूनिट्स खरीद पा रही थी. जब वो 4 रुपये का हो गया तो यहाँ पे मेरा प्राइस बढ़ गया ना, तो मैं 4 ही यूनिट्स खरीद पा रही हूँ. उसके बाद जैसे ही 6 रुपये का हुआ तो मैं सिर्फ 2 यूनिट्स खरीद पा रही हूँ. तो यहाँ पर अलग अलग प्राइसेस पे मेरी अलग अलग डिमांड है ना उस समोसे की, तो दिस इज़ नोन एज डिमांड. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है. हम लोग इसी एग्जाम्पल का यूज़ करके भी समझ सकते हैं. जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले उसकी कि 2 रुपये पे मैं 10 यूनिट्स ऑफ समोसा खा पा रही हूँ या ख़रीद पा रही हूँ, तो ये मेरी हो गई क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब एट अ स्पेसिफिक प्राइस लेवल मैं कितनी क्वांटिटी खरीद पा रही हूँ और उसको डिमांड कर पा रही हूँ, दैट इज़ माई क्वांटिटी डिमांडेड. तो इसमें क्या हुआ, एट ₹2 आई एम एबल टू डिमांड 10 यूनिट्स ऑफ समोसा. जब हम एक इंडिविजुअल इसको लेते हैं तो ये क्वांटिटी डिमांडेड हो जाती है. और डिमांड तो हमने पहले ही पढ़ लिया, डिमांड होता है कि अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग उस समोसे की क्या डिमांड थी, दैट इज़ माय डिमांड. ठीक है, तो एक बार यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं. क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ कंज्यूमर डिमांड एंड इज एबल टू अफोर्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल. एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे, जैसे कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹2 द पर्सन इज एबल टू अफोर्ड 10 यूनिट्स. अब अगर हम पढ़े डिमांड क्या होता है, डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ कंज्यूमर डिमांड्स एंड इज एबल टू अफोर्ड एट डिफरेंट प्राइस लेवल. तो प्राइस लेवल एक में होता है पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक, एक में होता है डिफरेंट. तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड के बीच में. ठीक है, आगे बढ़ते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड. देखो लॉ ऑफ डिमांड इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ना आपका बेस बनाता है. लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली अगर हम अपने आसपास भी देखें ना, इट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल राइट नाउ इटसेल्फ.
तो पहले पढ़ लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कीपिंग ceteris paribus, ceteris paribus का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत ही नया वर्ड आपने बोल दिया। ceteris paribus का मतलब होता है कीपिंग ऑल द अदर वेरिएबल्स, कीपिंग अदर वेरिएबल्स या फिर एवरीथिंग कांस्टेंट, मतलब बाकी के जो भी चीज़ें हैं उनकी वैल्यू सेम है थ्रू आउट जब भी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कीपिंग ceteris paribus व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगा तो वैसे ही मेरा क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मेरी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। यार ये बात तो हम लोग ऐसे हर दिन में देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एक बहुत ही अभी का रिसेंट का एग्जांपल लूँ, पेप्सी का, पेप्सी एंड कोका कोला का। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही पेप्सी वालों ने वो जो 20 रुपये वाली पेप्सी थी उसके अंदर उन्होंने क्वांटिटी अपनी बढ़ा दी थी, राइट, इवन दो द प्राइस रिमेन द सेम, राइट। उसका क्या हुआ, प्राइस हमारा सेम था तो उसका क्या हुआ था, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, मार्केट में डिमांड बढ़ गई थी, ज़्यादा लोग पेप्सी खरीद रहे थे कोका कोला की जगह, राइट। तो इसका एक क्लासिक एग्जांपल है पेप्सी एंड कोका कोला, सीरियसली, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये देयर इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इनफैक्ट इस चीज़ को हम अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि मेरे जब 2 रुपये था समोसे का प्राइस तो मैं 10 खरीद पा रही थी, जैसे ही बढ़ा 2 रुपये से ही बढ़ा वैसे ही मेरे 6 यूनिट कम हो गई, अब मैं सिर्फ 4 समोसे खरीद पा रही हूँ। फिर से डिक्रीज हुआ, 2 रुपये और बढ़ा तो फिर मैं 2 यूनिट और गई, अब मैं से वो सिर्फ फाइनल में नेट मैं सिर्फ 2 यूनिट्स खरीद पा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो रही है, ठीक है। यही हमने यहाँ पर पढ़ा। अच्छा, एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड जो है वो कम हो रही है। हमने यहाँ पर एक अजम्पशन ली कि हम बाकी के सारे जो वेरिएबल्स हैं उसको कांस्टेंट मान रहे हैं, तो उसके अंदर एक वेरिएबल हमारा इनकम भी होता है बच्चों। इनकम क्या होता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, ठीक है, पैसों से मैं चीज़ें खरीद पाती हूँ, राइट। तो मेरे पास कितने पैसे हैं, तो क्या होता है कि जब मेरे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता जाता है तो मेरा परचेजिंग पावर कम होता रहता है। क्या होता है, जैसे जैसे मेरा किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो मेरा उस चीज़ को खरीदने का परचेजिंग पावर कम होता रहता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग लॉ ऑफ डिमांड भी वेरी होता है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, नॉट वेरी एप्लीकेबल, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड तक आई होप कि समझ आ गया हो। अगला हम टॉपिक कवर करेंगे डिमांड शेड्यूल। देखो, डिमांड शेड्यूल इज ऑल्सो एन वेरी इजी टॉपिक। डिमांड शेड्यूल क्या बोलता है, डिमांड शेड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल, ठीक है। जब मैं डिमांड, मान लो मेरा प्राइस बढ़ रहा है और मेरा डिमांड कम हो रही है, जब मैं इस रिलेशन को एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दूँ तो फिर क्या होता है, मेरा डिमांड शेड्यूल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो ये एग्जाम्पल है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिमांड शेड्यूल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेरा प्राइस यहाँ पर ये रहा और मेरा डिमांड यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो ये इनका रिलेशनशिप यहाँ पे शो हो रहा है एंड इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल जो होता है ना बेटा, वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक पर्सन या फिर एक इंडिविजुअल की जब डिमांड के बारे में हम बात करते हैं, रिलेशनशिप ऑफ डिमांड और प्राइस के बारे में बात करते हैं, वो हमें शो करता है डिमांड शेड्यूल। और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब मैं सारे के सारे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को प्लस कर दूंगी तो मेरा मार्केट डिमांड शेड्यूल आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, मेरा यहाँ पर प्राइस है, ठीक है। धीरे धीरे करके सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल ए के केस में, दिस इज माई इंडिविजुअल ए, दिस इज इंडिविजुअल ए,
दिस इज माई इंडिविजुअल बी। तो ये क्या है मेरे, ये दोनों है मेरे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है एक एक केस में। यहाँ पर अगर मैं नोटिस करूँ कि यहाँ पर मेरा प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा है बाय 2, राइट। क्या, अच्छा अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरा प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करना चाहिए। क्या यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, 10 से 5 हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड तो फॉलो हो रहा है। तो दिस मीन्स दिस शोज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल फॉर इंडिविजुअल ए। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द डिमांड शेड्यूल फॉर इंडिविजुअल बी। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, फिर मार्केट डिमांड क्या होता है कि मैं दोनों जो मेरे इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे ए और मेरा जो बी है, इन दोनों की डिमांड को मैं प्लस कर दूँ तो फिर क्या निकल आता है मेरा मार्केट डिमांड। तो क्या किया मैंने, 10 और 5 को प्लस किया तो 15। तो जब 2 रुपये प्राइस है तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी है, 15 यूनिट्स की। ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ा, 4 रुपये हो गया प्राइस, तो फिर 8 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, 5 + 3। फिर से जब प्राइस बढ़ा, 6 रुपये हो गया, तो यहाँ पर 2 यूनिट ए कंज्यूम कर रहा है, 1 यूनिट क्या बोलते हैं बी डिमांड कर रहा है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। यहाँ 4 क्यों लिखा हुआ है, 3। ठीक है, समझ आया। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल। और मार्केट डिमांड क्या होता है, जब मैं इंडिविजुअल डिमांड्स को प्लस कर दूँ तो मेरा मार्केट डिमांड निकल आता है। ठीक है, अगर आपके पेपर के अंदर आता है कि आप समझाओ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, दिस इज़ मेनली फॉर क्लास 11th। CUET PG UG वगैरह जो बच्चे होते हैं उनके पेपर के अंदर क्या होता है, ऑप्शंस आते हैं, तो आ सकता है कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड के अंदर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ऐसे एक टेबल बना के समझा सकते हो। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे डिमांड कर्व। देखो, हमने अभी डिमांड शेड्यूल पढ़ा था। डिमांड शेड्यूल हमें क्या दिखा रहा था, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इन अ टेबल, थ्रू अ टेबल। तो डिमांड कर्व क्या करता है, ग्राफ के थ्रू जब मुझे डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप पता चलता है तो वो मेरा डिमांड कर्व हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ ए, डिमांड कर्व ऑफ बी एंड दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व। अच्छा, डिमांड कर्व बेटा पहली बात तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनना, एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ कि कैसे डिमांड कर्व बनता है। हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होती हैं। ठीक है, मेरी एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस होती है मेरी वर्टिकल लाइन। मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे बेटा हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड आता है कि मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी है या डिमांड की है। मेरी वर्टिकल लाइन पे हमेशा प्राइस आता है। ठीक है, इतना समझ आया। तो ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस। अब हम प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, मान लो हमने ए की प्लॉटिंग करनी है, तो पहले हम प्राइस को मार्क कर लेते हैं, 2 4 6 2 4 6। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले 2, फिर 5 और फिर 10। ठीक है, अब हम मार्क करें। हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि जब मेरा 2 रुपये का प्राइस है तो वो बंदा 10 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो 2 रुपये का प्राइस, 10 क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ, 4 हुआ, तो वो सिर्फ 5 खरीद पा रहा है। तो 4 और 5 ये रहा। 6 रुपीज़ जैसे ही हुआ, इंक्रीज किया जैसे ही प्राइस, तो वो सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ खरीद पा रहा है। तो यहाँ पे ये हुआ। तो अब हम इन सारी डॉट्स को अगर जोड़ दें तो हमारा ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता है। क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता है हमारा।
तो डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती रहती है। ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें, अब तो थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा हमको कि यहाँ पर डिमांड कर्व ऑफ ए जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बी का भी। बी के अगर हम यहाँ पर मार्क करें तो पहले प्राइस को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया मेरा 2, यहाँ पर मान लो 4, यहाँ पर मान लो 6। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा 5 3 1, यहाँ पे 1 3 5, नहीं थोड़ा दूर हो गया, 1 3 और 5। तो ऐसे करके ये जब मैं कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन करूँगी तो ऐसे करके मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन जाएगा। अब एक चीज़ जो हमारी नोट करने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUET UG PG JMI एंड JAM स्टूडेंट्स, मेरा जो डिमांड कर्व होता है इंडिविजुअल्स का वो स्टीप होता है। स्टीप का मतलब ऐसे थोड़ा खड़ा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जो मेरा मार्केट डिमांड कर्व होता है वो थोड़ा फ्लैट होता है, ज़्यादा लेटा हुआ होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। आई रियली होप आपको समझ आ गया होगा कि डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड एक्चुअली में क्या होता है, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड क्या होता है। आज की क्लास के लिए हम बस इतना ही कवर करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, रिलेटेड गुड्स वगैरह एंड बाकी के जो सारे टॉपिक्स हैं उस बारे में हम लोग कवर करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।